नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा। दीपक साइंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने समरफील्ड के परमाणु मॉडल और कक्षा, जिन्हें हम कोश भी कहते हैं, और उपकोश और कक्षक, इन तीनों के मध्य क्या अंतर होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इनका आकार कैसा होता है, इन सभी बातों के ऊपर हमने विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है क्वांटम संख्या, उसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे उस पर कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं, क्वांटम संख्या क्यों लाई गई, क्वांटम संख्या की क्या जरूरत है, उसका क्या यूजफुल है, इन सभी चीजों के बारे में अपन डिटेल से बात करेंगे। और दोस्तों, क्वांटम जो संख्याएं हैं उनके बारे में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये टॉपिक स्पेसिकल एनटीपीसी और रीट वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उच्चतर जो आईएएस आरएएस के एग्जाम, उनमें भी इस टॉपिक में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को क्या करें, शेयर करें। दोस्तों, मैं अपने प्रत्येक वीडियो लेक्चर में आपको एक बढ़िया कंटेंट और क्वालिटी के साथ में मैं आपको स्टडी मटेरियल और एक लेक्चर प्रदान कर रहा हूं। ये जो लेक्चर हैं बिल्कुल 10th क्लास की एनसीईआरटी और 11th 12th की जो एनसीईआरटी है उनका बेसिक है। ये कोई बिल्कुल मैं किसी भी टॉपिक पर बहुत ज्यादा गहराई से बातें नहीं कर रहा हूं, मैं उसी अपने जो अपना वैकेंसी है उसके लेवल को ध्यान में रखते हुए मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना। अब आपको टिपिकल या आपको अजीब इसलिए लग रहा होगा, या तो आपने अभी तक पढ़ा नहीं होगा, या फिर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा। अगर आप कोचिंगों में गए हो तो बहुत सारे कोचिंगों के अंदर क्या होता है कि कोई भी टॉपिक अगर पढ़ाया जाता है तो बहुत शॉर्टकट के अंदर पढ़ा देते हैं, और दूसरी बात उनके लिए उनकी मजबूरी भी ये होती है कि उनको एक निश्चित एक फिक्स टाइम में उनको एक कंप्लीट सिलेबस कराना रहता है, इसलिए थोड़ा अच्छी डिटेल नहीं दे पाती हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको प्रत्येक टॉपिक एक बढ़िया कंटेंट और क्वालिटी के साथ में अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, और ये टॉपिक बस अब फिनिश होने वाला है, इसके बाद में लास्ट एक लेक्चर और आएगा। उसके बाद में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर मैं इसका प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दूंगा और इसके नोट्स भी मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन बात करते हैं क्वांटम संख्या की। क्वांटम संख्या क्या है, क्वांटम संख्या की क्यों जरूरत पड़ी। तो दोस्तों, मैं सबसे अगर पहले बात करूं तो क्वांटम संख्या की जरूरत क्यों पड़ी, तो मैं बात करूं जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए कौन सी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है या किस संख्याओं का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आप क्या बताओगे, क्वांटम संख्या का। केमिस्ट्री के अंदर ये तो एक क्वांटम संख्या होती है, एक मैजिक संख्या भी होती है। मैजिक संख्या का संबंध नाभिक के स्थायित्व से है, जिसके बारे में हम डिटेल से रेडियो एक्टिवता में बात करेंगे कि मैजिक संख्या क्या है, मैजिक नंबर क्या है। पहले अपन बात करते हैं क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है, उस स्थिति को बताने के लिए, उस स्थिति को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी है, अपने को किसकी जरूरत पड़ी है, क्वांटम संख्या की। अब दोस्तों, जब बात आती है इलेक्ट्रॉन की स्थिति की, किसकी बात आती है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की, तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन यही आता है कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां रहता है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला अपने अगर स्थिति की मैं बात करूं तो सबसे पहला तो ये क्वेश्चन अपने पास यही आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके परमाणु में कौन सी कक्षा में है या कौन से कोष में है, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। जब अपन उसकी अगर कक्षा का या मालूम कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस कोष में है या इस कक्षा में है, तो फिर अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन से उपकोष में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था उपकोष हैं जिन्हें अपन सब सेल कहते हैं। ये सब सेल कक्षा या कोष के अंदर होते हैं, और जब अपन उपकोष की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में है, पी में है, डी में है, तो अपन ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से कक्षक में है, और कक्षक को दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने क्लियर कर दिया था कि कक्षा
उपकोष और कक्षक, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है। मैंने कहा था कक्षक है वो उपकोष के अंदर होता है और उपकोष किसके अंदर होता है, कक्षा के अंदर होता है, ठीक है। और जब अपन को ये बात पता लग गया कि कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपको ये भी बताया था किसी भी एक कक्षक को अपन एक डब्बे से प्रदर्शित करते हैं और एक डब्बे में या एक कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था कैसी है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का अगर मैं बात करूं तो चक्रण कैसा है, चक्रण कैसा है मतलब स्पिन कैसा है, इन इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण विपरीत है या फिर या इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण समान है। तो इन सभी बातों की अपन जानकारी करते हैं जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में बात आती है। अगर दोस्तों आपने इतनी सी बात समझ ली है तो ये मान के चलो अपने जो जनरल तौर पर कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो मोस्टली यहीं से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति की बात की तो सबसे पहला क्वेश्चन अपना ये आया कि किसी भी कक्षा या कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन, एक सबसे पहले अपने पास क्वेश्चन आया कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है या किस कोष में है, ठीक है। जब कोष पता कर लिया तो फिर उपकोष की जानकारी प्राप्त की, उपकोष की जानकारी प्राप्त हो गई तो फिर हमने अपन ने कक्षक की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, और जब कक्षक की जानकारी भी प्राप्त कर ली तब अपन ने जानकारी प्राप्त की कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है। तो दोस्तों ये 4 बातें निकल करके आई है इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, और यहीं से क्वेश्चन हो गया। जो कक्षा, अगर मैं कोष की बात करूं, इसकी जानकारी हमें देती है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसका अपन ने सबसे पहला पॉइंट है ये मुख्य क्वांटम संख्या है। ये हमें किसकी जानकारी देता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कक्षा की, ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आता है उपकोष, इस उपकोष की जानकारी अपने को कौन सी क्वांटम संख्या देती है, दिगंशीय क्वांटम संख्या देती है, जिसे अपन गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं या फिर अपन द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, या फिर अपन क्या कहते हैं इसको, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी अपन इसी को ही कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके 3-4 नाम है। जब अपन ने कोष की जानकारी प्राप्त की तो कक्षक की जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की, तो कक्षक की जानकारी अपन को कौन देती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, जिसे अपन किससे इंडिकेट करते हैं, m से। उसके बाद में अगर मैं बात करूं चक्रण, तो देखो चक्रण को क्या बोलते हैं, स्पिन। तो इस इलेक्ट्रॉन के चक्रण की जानकारी अपन को कौन से क्वांटम संख्या देती है दोस्तों, चक्रण क्वांटम संख्या। तो इस प्रकार से ये अपना बेसिक बात है कि क्वांटम संख्याएं क्या हैं। तो अपना आंसर होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उन संख्या को अपन क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, क्वांटम संख्या। और क्वांटम संख्या कितनी होती है दोस्तों, तो याद रखना कितनी होती है, 4 होती हैं। अब हम एक एक के बारे में डिटेल से क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं मुख्य क्वांटम संख्या की। तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूं तो मुख्य क्वांटम संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल n से। अगर मैं दिगंशी क्वांटम संख्या की बात करूं तो इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल l से। अगर मैं चुंबकीय क्वांटम संख्या की बात करूं तो इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से। और अगर मैं चक्रण क्वांटम संख्या की बात करूं तो इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल s से। तो ये तो किससे इंडिकेट करते हैं उसकी बात हो गई। अब अपन बात करते हैं सर्वप्रथम किसकी, मुख्य क्वांटम संख्या की। तो दोस्तों मुख्य क्वांटम संख्या की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसने दी। तो मैं बात बताऊं आपको, मुख्य क्वांटम संख्या किसने दी दोस्तों, नील्स बोर ने। किसने दी, नील्स बोर ने। मैंने आपको पहले भी बताया था, नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अंदर भी बताया था, और मैंने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में बताया था, और उस टाइम में मैंने लिखा था और ये बात बताई थी कि नील्स बोर के परमाणु मॉडल में बताया कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वह उसी वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है जिनमें इनका कक्षीय कोणीय संवेग mvr है वो h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। फिर मैंने कहा था ये n, इसके बारे में अभी आप नहीं समझोगे, मैं बाद में बताऊंगा। ये n फिर मैंने लिखा था 1 2 3 4, फिर मैंने डैश डैश कर दिया था, 1/अनंत तक हो सकती है। और फिर मैंने ये भी लिखा था कि ये क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या है। फिर मैंने बताया था अगर n का मान 1 है तो k कोस होगा, 2 है तो l कोस होगा, 3 है तो m कोस होगा, और 4 है तो कौन सा कोस होगा, n कोस होगा। तभी तो मैंने बताया आपको कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें किस बात की जानकारी देती है, कोस की।
जिन्हें अपन कक्षा कहते हैं। ठीक है, अगर मुख्य क्वांटम संख्या यदि n का मान 1 है तो कौन सा कोष होगा, k होगा, 2 है तो l होगा, और 3 है तो m होगा, और 4 है तो n होगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुख्य क्वांटम संख्या किसने दी, तो क्या बताओगे, नील्स बोर ने। अगर उसके बाद में मैं बात करूं दिग्वंशीय क्वांटम संख्या किसने दी, तो दोस्तों किसने दी थी दिग्वंशीय क्वांटम संख्या, समरफील्ड ने। किसने दी थी, समरफील्ड ने दी। ठीक है ना। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो एक लैंडे नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने दी थी। कौन सी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जबकि चक्रण क्वांटम संख्या को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था, जिनमें एक का नाम अपने पास आता है गॉड स्मिथ, क्या आता है, गॉड स्मिथ व उल्हेनबेक। उल्हेनबेक इन दोनों ने ही किसका, कौन सी संख्या दी थी, चक्रण क्वांटम संख्या, स्प्रिंग क्वांटम नंबर, जिसे अपन स्मॉल s से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मुख्य क्वांटम संख्या को नील्स बोर ने दिया, दिग्वंशीय क्वांटम संख्या को समरफील्ड ने दिया, चुंबकीय क्वांटम संख्या को लैंडे नामक वैज्ञानिक ने दिया, और चक्रण क्वांटम संख्या को गॉड स्मिथ या उल्हेनबेक ने दिया। उसके बाद में अपने पास क्वेश्चन आता है कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है जिसको अपन n से प्रदर्शित करते हैं, इस जो n का जो मान होता है वो दोस्तों 1 से लेकर के कहां तक होता है, अनंत तक होता है। 1 से लेकर के कहां तक होता है, अनंत तक होता है। याद रखना मुख्य क्वांटम संख्या का मान कभी भी 0 नहीं होता है। ठीक है ना। तो मुख्य क्वांटम संख्या का अगर मान की n की वैल्यू पूछ ली जाए कि n की संभव वैल्यू, तो क्या बताओगे, 1 से लेकर के अनंत तक। क्लियर दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि मुख्य क्वांटम संख्या हमें क्या बताती है, तो ये हमें क्या बताती है, यह उस कक्षा का, यह उस कक्षा का नाम, उस कक्षा का नाम, साथ में ऊर्जा एवं त्रिज्या, त्रिज्या का आकार का निर्धारण किससे होता है, त्रिज्या। तो याद रखना यह उस कक्षा का नाम, ऊर्जा एवं त्रिज्या के बारे में त्रिज्या के बारे में बताती है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे अपन बात करें कि भाई तीसरे कोष में, तीसरे कोष की तीसरा जो कक्षा है तो उसका नाम क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है, उसकी त्रिज्या क्या है, इन सभी चीजों के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यह मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कक्षा के बारे में। अगर कक्षा का नाम पूछे, कक्षा की ऊर्जा पूछे, कक्षा की त्रिज्या पूछे, अगर कक्षा जिसे अपन कोष भी कहते हैं, अगर कक्षा या कोष के बारे में कोई भी जानकारी पूछे तो वो जानकारी कौन बताती है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे अपन स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे बताती है दोस्तों, तो देखो मैं आपको बताता हूं। यदि अगर मान लिया आपने कि n का मान 1 है, अगर n का मान 1 है तो वो कोष कौन सा होगा, k कोष होगा। कौन सा कोष होगा, k कोष होगा। अगर n का मान 2 है तो कौन सा कोष होगा, l कोष होगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर n का मान 3 है तो कौन सा कोष होगा, m कोष होगा। और यदि n का मान 4 है तो कौन सा कोष होगा, n कोष होगा। तो आपने ये चीज देखा कि अगर k कोष है तो n का मान कितना हुआ, 1। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि कोष को सिंपल वे में k l m n से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, या 1 2 3 4 संख्या के रूप में करते हैं। तो देखो अगर n का मान 1 है तो पता लग गया k कोष है, 2 है तो l कोष है, 3 है तो m कोष है, 4 है तो n कोष है। बोलो कोष का नाम पता लग गया। नाम पता लग गया तो अपन ये भी बता सकते हैं इन कोषों में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या है। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कौन से सूत्र से ज्ञात करते हैं, 2n² से। तो k कोष के लिए n की वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 रखोगे, 1 का वर्ग कितना होगा, 1 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2। तो k कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2। इसी प्रकार से अपन इन सभी कोष में ज्ञात कर सकते हैं। l कोष के लिए n की वैल्यू कितनी होती है,
कितनी होती है 2, तो 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 दूनी 8। इसी प्रकार से m कोस की बात करूं, m कोस के लिए n का मान कितना होता है 3, तो 3 का वर्ग करूंगा, 3 यहां रखूंगा और उसका वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 9, और 9 दूनी कितने हो गए 18, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे m कोस में अधिकतम। अगर मैं n कोस की बात करूं तो n कोस के लिए n का मान कितना होगा 4, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 4 रखो, 4 का वर्ग कितना होगा 16, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से अपन ने ज्ञात किया k कोस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, l कोस की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, m कोस की बात करूं तो 18 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें l कोस में 8, m में 18, n कोस की बात करूं तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से मैंने बताया था 2, 8, 18, 32, 50। ठीक है, मैंने कहा भी था डायरेक्ट याद रख लोगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। एग्जाम में सूत्र भी पूछता है, किसी भी कोस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो क्या है 2n²। दोस्तों ये चीज अपने क्लियर हो गई, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या भी ज्ञात की, कोस की जानकारी भी अपन ने क्या की प्राप्त की। अब आप कहोगे सर कक्षा का नाम तो बता दिया, ऊर्जा और त्रिज्या भी बताओ हमें। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ऊर्जा ज्ञात करने का भी सूत्र होता है और अपने पास त्रिज्या ज्ञात करने का भी सूत्र होता है, ठीक है ना। लेकिन बताने से वही बात है, आपके लेवल का नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र होता है -13.6 इंटू Z²/n², ये ऊर्जा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, ठीक है ना। अगर मैं रेडियस की बात करूं तो इसका भी फॉर्मूला है 0.529 इंटू n²/z²। दोस्तों एक बात याद रखना, और वो बात आप क्या याद रखोगे, वो बात आपको याद क्या रखनी है कि जो यहाँ पर 0.5, यहाँ पर ये एंगस्ट्रॉम में है, यहाँ पर जो 0.529 है ना, 0. या फिर मैं कहूँ 0.529 एंगस्ट्रॉम, इसको दोस्तों अपन क्या बोलते हैं, बोर त्रिज्या बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है बोर त्रिज्या की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। और ये या फिर इस कैसे लिख सकते हैं 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एंगस्ट्रॉम को अपन 10⁻⁻10 मीटर लिखते हैं। अगर ये पॉइंट में यहां से छोड़ करके या लगाऊं कि 52.9 लगभग 53, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻12, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, मुंह पर लिख रहा हूं लगभग 53 पिकोमीटर, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है ऑप्शन में एंगस्ट्रॉम में दे या पिकोमीटर में दे। तो इन फॉर्मूलों की सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, एनर्जी और त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज क्लियर है आपकी, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं बात करूं तो देखो अपने पास ये नाभिक है, ये नाभिक है, नाभिक के सबसे पास अपने पास कोष होती हैं इस प्रकार से K, L, M, N, और बहुत सारे है ना, इस प्रकार से कोष होते हैं। पहला कोष सबसे पास K, L, M, N। तो देखो आप देख रहे हो नाभिक से K कोष की दूरी, फिर L की त्रिज्या देख सकते हो, फिर इसी प्रकार से M की देख सकते हो। तो देखो जैसे जैसे कोष बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे कोषों की संख्या बढ़ रही है 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे त्रिज्या भी बढ़ रही है, ठीक है ना। तो अपन साइज का भी निर्धारण कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इंपोर्टेंट बात यही है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, तो क्या बात बताओगे, उस कक्षा के बारे में जानकारी देती है। क्लियर है बात। उसके बाद में मैं बात करता हूं किसकी, दिग्वंशीय क्वांटम संख्या की, जिसके उपनाम और भी हैं। उपनाम कौन कौन से हैं, या तो अपन इसको गौण क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं, या फिर अपन इसको द्वितीयक क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं, या फिर अपन इसको कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी बोल देते हैं, या फिर अपन क्या बोल देते हैं, कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, ठीक है दोस्तों। दूसरी में अगर मैं बात करूं कि दिग्वंशीय क्वांटम संख्या में क्या बताती है, तो यह इंपोर्टेंट बात है, यह उपकोष किसके बारे में बताती है दोस्तों, उपकोष के बारे में, ठीक है। यह उपकोष के बारे में बताती है, उपकोष के बारे में बताती है, उपकोष के बारे में बताती है, ठीक है ना, बताती है। ये बात याद रखना। तो देखो मैंने आपको ये भी क्लियर किया था कि इंपॉर्टेंट बात है, ये किसके बारे में बताती है, उपकोष के बारे में। और इसे गौण क्वांटम संख्या भी कहते हैं, द्वितीयक क्वांटम संख्या भी कहते हैं, और कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं, जो किसने दी थी दोस्तों, समरफील्ड ने दी थी। किसने दी थी, समरफील्ड ने। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, स्मॉल l से।
अगर मैं बात करूं स्मॉल एल की वैल्यू या स्मॉल एन के मान की अगर मैं बात करूं तो स्मॉल एन का मान क्या होता है, n-1 कम। अगर इस मुख्य क्वांटम संख्या में एक घटा दें तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, दिग्वंशीय क्वांटम संख्या की वैल्यू आ जाएगी, एल की वैल्यू। अब देखा आपको होगी सर कैसे, तो देखो अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है 1, तो देखो अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से 1 घटाया 0, कितनी आ जाएगी 0। जब l की वैल्यू 0 आ जाएगी इसका मतलब है वो उपकोष कौन सा है, वो उपकोष है S उपकोष। कौन सा उपकोष है, S उपकोष, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो n की वैल्यू कितनी है 2, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 1, और जब l की वैल्यू 1 है तो अपने पास कौन सा उपकोष होगा, p उपकोष होगा। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 2, अरे 1 कम ही तो होगी, तो अपने पास अगर मैं बात करूं कौन सा उपकोष होगा तो कौन सा उपकोष बताओगे D, ठीक है। इस प्रकार से n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू अपने पास कितनी होगी 1 कम 3, तो अपने पास दोस्तों उपकोष कौन सा होगा, F होगा। कौन सा होगा, F। तो इस प्रकार से मैंने आपको ये भी बता दिया। देखो तो इस n के देखो इस मुख्य क्वांटम संख्या की सहायता से अपन ने n के वैल्यू के साथ में l की वैल्यू निकाल ली। दूसरी बात इस l की वैल्यू से ये बात पता कर ली कि कौन कौन सा अपना पास क्या है, उपकोष है। अगर l की वैल्यू 0 है तो S उपकोष, 1 है तो P उपकोष, 2 है तो D उपकोष और 3 है तो F। तो ये बात याद रखने वाली ही है कि जब l की वैल्यू अपने पास ये रहेगी तो ये उपकोष रहेगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने ये भी बात बताई थी, अगर S उपकोष है तो इसकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, गोलाकार होगी। कैसी होगी, गोलाकार। अगर P उपकोष है तो आकृति कैसी होगी, डमलाकार। कैसी होगी, डमलाकार। अगर D उपकोष है तो आकृति कैसी होगी, द्विडमलाकार। कैसी होगी, द्विडमलाकार। तो क्वेश्चन पूछ ले S उपकोष की आकृति कैसी होती है, गोलाकार, P की आकृति डमलाकार और D की आकृति डबल डमलाकार होती है, ठीक है ना। और F की आकृति क्या होती है, जटिल होती है, जिसमें 6 लोब होती है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना। आप तो केवल ये 3 याद रखो, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने ये भी बताया था कि S उपकोष है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2, P में कितने 6 और D में कितने 10 और F में कितने आ सकते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। ये भी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, सोचा फिर से रिकॉल करा दूं, ठीक है ना। तो S उपकोष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2। फिर मैंने ऐसे भी कहा था, या आप ऐसे कर लो, 1 का याद रख लो, S उपकोष में 2, फिर 4 ऐड करते जाओ। अगर उपकोष की बात करें तो 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में अगर 4 ऐड करें तो 10, 10 में अगर 4 ऐड करें तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो ये बात अपनी किसके आती है, उपकोष के बारे में। दोस्तों यहाँ से मैं एक क्वेश्चन और बताऊं आपको, n की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, l की वैल्यू 0 हो सकती है। क्लियर है नहीं बात। दूसरी बात मैं एक और बताऊं कि अगर मैं वर्तमान आवर्त सारणी की बात करूं, वर्तमान अगर आवर्त सारणी के हिसाब से मैं बात करूं तो l का अधिकतम वैल्यू कितनी हो सकती है, मेरे पास l की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है अधिकतम। तो याद रखना l की नहीं n की, तो n की अधिकतम वैल्यू अपने पास इस टाइम में कितनी, आवर्त सारणी की बात करें तो 7, क्योंकि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, 7 ही होती है। आवर्त की संख्या कितनी होती है, 7। अब आप कहोगे सर आवर्त किसे कहते हैं, जो क्षैतिज पंक्ति है उनको अपन क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्त। और उनकी संख्या कितनी है, 7 है। तो दोस्तों मैंने अभी तक 2 संख्याएं, 2 क्वांटम संख्याएं क्लियर कर दी है, एक तो मुख्य क्वांटम संख्या और एक दिग्वंशीय क्वांटम संख्या। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, चुंबकीय क्वांटम संख्या के बारे में, और अपन बात करते हैं चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में। क्लियर दोस्तों। मैं वापस से बता दूं, मुख्य क्वांटम संख्या किसने बताई, नील्स बोर ने। दिग्वंशीय क्वांटम संख्या समरफील्ड ने, और चुंबकीय क्वांटम संख्या लैंडे नामक वैज्ञानिक ने। और अगर बात करें स्पिन क्वांटम संख्या तो किसने, गोल्डस्मिथ और उलेनबेक ने, ठीक है ना। मुख्य क्वांटम संख्या में किसकी जानकारी देती है, तो मुख्य क्वांटम संख्या में किसकी जानकारी देती है दोस्तों, कक्षा की। और जबकि दिग्वंशीय क्वांटम संख्या किसकी जानकारी देती है, उपकोष की। अब मैं बात करता हूं किसकी, चुंबकीय क्वांटम संख्या की। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या को किसने दिया, लैंडे नामक वैज्ञानिक ने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है
यह इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यहां तक कि IAS 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, किसी भी रासायनिक अणु के अभिविन्यास को कौन सी क्वांटम संख्या प्रदर्शित करती है। अगर अभिविन्यास की बात आए तो अभिविन्यास जब शब्द आ जाता है तो क्वांटम संख्या कौन सी आती है, चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या बताती है, यह कक्षक के अभिविन्यास जिसे अपन ओरिएंटेशन बोलते हैं, यह कक्षक के अभिविन्यास के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है, अभिविन्यास के बारे में बताती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब आपको होगी सर, अब आपके अगर मैं ये और बता दूं, कक्षक की परिभाषा क्या होती है, वह क्षेत्र या वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। अब आप समझ गए होंगे कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, कोष। जब कोष बोलोगे, अब आप ये भी समझ गए, नहीं कोष में नहीं, उसके अंदर उपकोष में, उपकोष आएगा तब आप ये कहोगे नहीं उपकोष में नहीं, अंदर कक्षक में होते हैं। तो एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन तो किस में पाए जाते हैं, कक्षक में ही तो पाए जाते हैं। तो कक्षक क्या है, वह क्षेत्र, वह भाग जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है ना, उस क्षेत्र को, अपने उस भाग को क्या कहते हैं, कक्षक, ऑर्बिटल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कक्षक के बारे में बताती है। ये बात क्लियर है। अब देखो इधर लिख रहा हूं मैं इसके बारे में। उसके बाद में मैं बात करूं, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल m से। जो यहाँ पर स्मॉल m की जो वैल्यू होती है या मान की बात करूं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, और कैसी होती है, जीरो भी होती है। ये बात याद रखना। चुंबकीय क्वांटम संख्या m की जो वैल्यू है ना, m की वैल्यू वो कैसी हो सकती है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, और कैसी हो सकती है, जीरो भी। अब देखो m की वैल्यू क्या होगी, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं m की वैल्यू की, तो m की वैल्यू -l से +l तक होती है, -l से +l तक होती है। अभी भी आप नहीं समझे तो देखो मैं समझाता हूं आपको। आप ये बात तो समझ रहे होंगे, जैसे मैं कहूं n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1। अगर n की वैल्यू 1 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 0। भाई 1 कम होगी। ठीक है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, 1। अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 2। अगर n की वैल्यू 4 है तो l की वैल्यू कितनी होगी, 3, 1 कम। अब l की वैल्यू आ गई। अब मैं बात करूं m की वैल्यू। अब सुनो, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू 0 रहेगी, क्योंकि -0 + 0 कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, 0 तो 0 ही रहेगा। दूसरी में बात करूं, अगर l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी, -l से +l तक। अब -l की वैल्यू कितनी है, 1, मतलब -1 से +1 तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि -1 से +1 तक। तो इन दोनों के बीच में 0 भी तो आ गई ना, कितनी क्या आ गई, 0। तो एक बात देखो, जब l की वैल्यू 0 है तब m की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0। लेकिन जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू 3 है। m की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। यहाँ पर m की वैल्यू अपने पास कितनी है, 3, -1, 0 और +1। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर m की वैल्यू 1 है और यहाँ पर कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। उसके बाद में अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास l की वैल्यू 2 है तो m की वैल्यू देखो, अगर 2 है तो -2 से +2 तक, -2 से +2 तक। यहाँ पर -2 है तो -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर प्लस का 1 आएगा, फिर प्लस का 2 आएगा। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी संभव हो गई, 5 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अगर मैं बात करूं l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितनी हो गई, -3 से +3 तक। तो अब देखो -3, -2, -1, 0, +1, +2। ठीक है, अरे भाई आपने मैथमेटिक्स में थोड़ी सी तो संख्या पद्धति पढ़ी होगी, ठीक है ना, थोड़ी सी तो पढ़ी होगी। तो आपने ये भी देखा होगा कि 0 की इधर माइनस क्या आती है, जब l की वैल्यू 3 है तो इस -3 से +3 के ये सारे आ जाएंगी। तो मेरे को एक बात तो कितनी हो गई, अपने पास टोटल वैल्यू 7 हो गई। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ ले कि जब l की वैल्यू 2 है,
L की वैल्यू 2 है तो M के कितने संभव मान होंगे? तो सिंपल क्वेश्चन है, -2 से +2 तो 5 वैल्यू हो गई। कितनी वैल्यू हो गई? 5। अगर L की वैल्यू 3 है तो M के संभव मान 7। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। 1 है तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2 और 1 जोड़ दो 3। 2 की बात करें तो 2 का दुगना 4, 1 जोड़ दो 5। 3 की बात करें 3 का दुगना 6 और 1 7, तो 7 समान हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बात अपने पास क्लियर हो गई, M की वैल्यू की बात कर दी। अब आप कहोगे सर कक्षक के बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई। तो देखो, अब कक्षक के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त कैसे होगी? तो देखो, मैं आपको बताता हूं कक्षक के बारे में जानकारी कैसे प्राप्त होगी, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो, यदि मैंने कहा था कि L की वैल्यू 0 तो M की वैल्यू 0, तो L की वैल्यू 0 के लिए कौन सा उपकोष? S, और S के अंदर मैंने कहा था एक ही डब्बा होता है, ठीक है। तो ये अपने पास कौन सा आ गया? S, कक्षक आ गया। इसको कक्षक बोलेंगे डब्बे को, ठीक है। L की वैल्यू अगर 1 है तो मैंने कहा था M के कितने संभव मान है? 3, -1 0 और अपने पास +1। मैंने ये भी कहा था कि जब L की वैल्यू 0 है तो कौन सा उपकोष? L, और जब मैं बात करूंगा S उपकोष, और जब L की वैल्यू 1 है तो कौन सा उपकोष आ जाएगा? P। ऑलरेडी मैंने पहले बता दिया। फिर मैंने ये भी कहा था P के कौन से कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक। तो देखो कितने कक्षक? 3। एक PX है, दूसरा PY है, और एक अपने पास क्या है? PZ है। अब आप कहोगे PX, PY, PZ का सर मतलब क्या है? तो देखो मतलब क्या है, अपने पास अक्ष होती हैं, अक्ष होती है, 3 अक्ष होती है। सिंपल में ये X है, ये Y है, तो तीसरी कौन सी होगी? Z। अब आप कहोगे सर Z हमें तो कैसे पता है Z है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, Z अक्ष कैसी होती है। देखो, अपन बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं कर सकते। अगर ये X अक्ष है, ये Y अक्ष है अपने पास, तो ये आपकी तरफ जो निकल रहा है रेड कलर का, ये अपना कौन सा है? Z अक्ष होगा। X ये है, ये Y है, तो ये अपन क्या मान लिए? Z मान लिए, ठीक है ना। अब सुनो, अब इनको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। अगर मैं PX की बात करूं तो इसका मतलब लोब किस पर है? X पर। तो बोलो कक्षक का अभिविन्यास बता दिया, ओरिएंटेशन। Z की बात करूं तो ये Z पर आ जाएगी लोब, अगर मैं Y की बात करूं तो ये Y पर आ जाएगी लोब। इस प्रकार से कक्षक का क्या बताया जाता है? ओरिएंटेशन, अभिविन्यास बताया जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं किसकी? D कक्षक की, L की वैल्यू 2 तो M की वैल्यू कितनी होती है? 5 होती है। -2 -1 0 +1 और +2, ठीक है ना। अब इनकी भी वैल्यू है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको DXY, यहाँ पर मैं बात करूं DXZ, ठीक है। इसकी बात करूं DYZ, ये हो गया DZ², ये हो गया DX² - Y²। तो इनको भी प्रदर्शित किया जाता है। XY का मतलब है, देखो अगर मैं ये X अक्ष है और ये Y अक्ष है, ठीक है, तो XY का मतलब यहाँ पर ये होगा, ये लोब X और Y के मध्य है। किसके मध्य है? X और Y के मध्य है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से इनको प्रदर्शित किया जाता है। इस अगर मैं इसकी Z की बात करूं तो ये लोब है ना, अगर ये Z अक्ष है तो इस Z पर ही है ऐसे, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो कैसे प्रदर्शित करते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको केवल इतना याद रखना है। L की वैल्यू, ये L की वैल्यू 0 तो S होगा, 1 है तो P होगा। L की वैल्यू 1 है तो संभव M के संभव मान कितने होंगे? 3 होंगे। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी क्वांटम संख्या किस बात की जानकारी हमें देती है। ये चीज क्लियर। अब देखो, अपन ने कक्षा की कोष की जानकारी भी प्राप्त कर ली, और कक्षक की भी प्राप्त कर ली, और किसकी प्राप्त कर ली? उपकोष की, कक्षक की, ठीक है ना। तो अपन ने 3 की जानकारी प्राप्त कर ली। अब अपन आ गए कक्षक में। जब कक्षक में आ जाते हैं तो यह जानने की कोशिश करते हैं कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन का चक्रण कैसा है, और चक्रण के बारे में कौन सी क्वांटम संख्या हमें बताती है? कौन सी क्वांटम संख्या हमें बताती है? तो चक्रण क्वांटम संख्या बताती है, जिसकी खोज किसने की थी? गॉडस्मिथ ने और उलेनबेक ने। यह हमें क्या बताती है? यह इलेक्ट्रॉन के स्वयं के चक्रण को प्रदर्शित करती है। देखो कोई भी, देखो इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपने पास नाभिक है, और ये अपने पास कोई भी वर्ताकार क्या है? कोष है। इस वर्ताकार कोष में इलेक्ट्रॉन क्या लगाता है? चक्कर लगाता है।
तो जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जैसे मैं ये कहूं ये नाभिक है और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। तो जब ये चक्कर लगाता है तो दो तरीके की गति करता है, एक तो कक्षीय गति, ऐसे इस वर्ताकार कक्षा में गति करता है तो कक्षीय गति, दूसरा ये खुद भी रोटेट होता हुआ, खुद भी ऐसे घूमता हुआ चलता है, ऐसे घूमता हुआ खुद स्वयं। तो मतलब एक तो कक्षीय गति करता है, घूर्णन गति करता है, वही बात है जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य की गति करती है, एक तो कक्षीय गति, दूसरी खुद की घूर्णन गति। घूर्णन गति के कारण दिन रात बनते हैं, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं कक्षीय गति की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन के खुद के स्वयं के चक्रण की बात कर रहा हूँ। तो जब इलेक्ट्रॉन खुद के स्वयं के चक्रण, अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, अगर घड़ी की सुई की दिशा में, जिसको मैं बोलूं दक्षिणावर्त, अगर दक्षिणावर्त गति करता है तो देखो पहले तो मैं एक बात बता दूं, इसको एस से इंडिकेट करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, एस से, ठीक है। देखो एक बात और बता दूं, अभी तक की जो 3 क्वांटम संख्याएं वो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। देखो n की वैल्यू से, देखो यहाँ पर n की वैल्यू से अपन ने n की वैल्यू निकाली, n की वैल्यू से अपन ने किसकी वैल्यू निकाल ली, m की। तो n, l और m ये तीनों क्वांटम संख्याएं एक दूसरे पर निर्भर हैं, जबकि चक्रण क्वांटम संख्या किसी भी क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं है, ये फ्री है अकेली अपने आप में, ठीक है ना। ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बाकी के 3 क्वांटम संख्या पर निर्भर नहीं करती है। अब दोस्तों देखो, जब इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है ना तो इसकी 2 वैल्यू होती है, इसके कितने चक्रण क्वांटम के संभावित मान कितने हैं, हमेशा 2 ही होते हैं, और 2 वैल्यू कौन सी है, प्लस माइनस हाफ। मतलब या तो क्या हो सकता है, प्लस का हाफ, या क्या हो सकता है, माइनस का हाफ। प्लस का हाफ कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में गति करे, और एंटी क्लॉकवाइज कब, जब घड़ी की विपरीत सुई की दिशा में इलेक्ट्रॉन क्या करे, चक्कर करे, ठीक है ना। तो अगर क्लॉकवाइज आता है तो सिंपल वे में ऐसे प्रदर्शित करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो अपने ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है दोस्तों। सामान्य रिप्रेजेंटेशन, आपको केवल इतनी बात याद रखनी है, चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के स्वयं के घूर्णन या चक्रण को प्रदर्शित करती है। इसके 2 संभावित मान है, प्लस हाफ और माइनस हाफ। प्लस हाफ है तो क्लॉकवाइज और माइनस हाफ है तो एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताती है। दोस्तों इस लेक्चर के माध्यम से मैंने क्वांटम संख्या बिल्कुल क्लियर कर दी है। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जाइए और कमेंट वहां पर कीजिए, आप उसका संतुष्ट रूप से आपको जवाब मिलेगा। और भी कोई डाउट है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप अपने सवाल जवाब पूछ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सभी तक पहुंचाएं। लॉकडाउन ये चल रहा है, लेकिन इसका जो भी भैया अपनी तैयारी कर रहे हैं सभी को इसका अच्छा फायदा मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।